So, regarding the opening ceremony of today's function, that is B.R. Ambedkar Jayanti, I declare it open for symposium with the hope that the contestants will prove that they have really learned something from B.R. Ambedkar views. महफिले हस्ती तेरी बरद से है सरमायादार, जिस तरह नदी के नगमों से सुकूते कोहसार, तेरे फिरदौस तखय्युल से है कुदरत की बहार, तेरे फिरदौस तखय्युल से है कुदरत की बहार, तेरी कश्ते फिक्र से उगते हैं आलम सब्जावार, जिंदगी मुज़मर है तेरी शौक़ी तहरीर में, ताबे गोयाई से जुम्बिश है लबे तस्वीर में, नुत्क को सो नाज है तेरे लब्बे एजाज पर, नुत्क को सो नाज है तेरे लब्बे एजाज पर, महवे हैरत है सुरैया रिफ़अत परवाज पर। प्रोफेसर जन्नातुद्दीन पांडे। बहुत बहुत शुक्रिया महबूब और सलमान। Foremostly, I would like to seize this opportunity to thank in absentia the head of this institution, the principal of the college, Dr. Atar Singh Kotwal, for he encouraged me and he supported me to do this event, especially on the birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar when it had already passed on 14th April. I would like to take this opportunity to extend my heartfelt welcome to Professor Baburam sir, जो आज के सदर मजलिस हैं, जिन्होंने इस मजलिस को ज़ीनत बख्शी अपनी तशरीफ़ आवरी से, and all the faculty members sitting here, taking their name one by one will take a lot of time. I am so thankful to all of them that they are sitting here patiently, and in bulk the entire staff of the college came and graced this occasion. I would like to thank all of you students, my dear students. काफ़ी टोकने के बावजूद, काफ़ी डांटने के बावजूद आप बड़े सब्र तहम्मुल के साथ यहाँ पर बैठे रहे और आपने सभी स्पीकर्स को सुना। इससे पहले कि मैं आज के मौजू पर लबकुशाई करने की जसारत करूँ, चंद तमहीदी बातें कहना ज़रूरी समझता हूँ। एक बहुत बड़ा रोल हमारे जज साहिबान प्ले कर रहे हैं। आज 4 जजेस हमारे, प्रोफेसर फलक, प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ साहब, डॉक्टर जगमोहन एंड डॉक्टर अख्तर हुसैन साहब। अजीज़ बच्चों, आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसी इवेंट्स में एक जगह पर टिक कर बैठना, क्योंकि आप ऐसे इवेंट्स में बड़ा बोर हो जाते हो। अगर इसके मुकाबले में कोई नाच गाने का मुकाबला होता या कोई ऐसी तकरीब होती तो आप बहुत एंटरटेन्ड और मन लगाकर तवज्जो से बैठे रहे। लेकिन अगर आप B.R. अम्बेडकर की सिफत पैदा करें, अगर आप में अक्ल आए, तो आपको ये समझ आएगी कि जिन 13 पार्टिसिपेंट्स ने 7 दिन मेहनत करके पढ़ के स्पीच तैयार की, वो आपको मुफ्त में मिली। अगर आप यहां पर इस नीयत से आए हैं कि हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और जो आज का टॉपिक है, यानी कि ये टॉपिक नहीं है, ये मोशन है, ये रेजोल्यूशन है। इन द ओपिनियन ऑफ द हाउस, अम्बेडकर्स ड्रीम ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी इन टैंडम विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ राइट टू इक्वालिटी इज फार फ्रॉम बीइंग अचीव्ड। उर्दू में कहूं तो कुछ यूं होगा कि जेरे बहस करारदाद ये है कि अम्बेडकर का सपना माशरती, मईशती और सियासी बराबरी का आईने हिंद के मनसबे बराबरी के साथ जोड़कर देखा जाए तो उसका हुसूल हमको कहीं नजर नहीं आता। और अगर मैं हिंदी में इसका तर्जुमा करके आपको बताऊं तो कुछ ये होगा कि आज के वाद विवाद की प्रस्तावना ये है कि अम्बेडकर का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी का, समानता का सपना, जिसको संविधान के बराबरी के अधिकार के साथ जोड़कर देखा जाए तो वो हमें कहीं हासिल नजर नहीं आता। सबसे पहले
थोड़ी रोशनी इस लफ्ज पे डालते हैं, इक्वालिटी होती क्या है? इक्वालिटी, इन इक्वालिटी का मतलब सिर्फ मसावात की अदम मौजूदगी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ फर्क नहीं है, इसका मतलब सिर्फ अदम बराबरी नहीं है, ये नाहमवारी है, ये मसावात के मवाफिक नामवाफिक उसके बरखिलाफ, अगर हिंदी में कहूं तो ये महज ऊंच नीच नहीं, महज असमानता नहीं, बल्कि ये विषमता है, ये असमता है, ये ऐसी स्थिति है जो समानता के प्रतिकूल है, उसके विरुद्ध है, उसके विपरीत है. इट इज नॉट मेयरली इनइक्वालिटी, इट इज डिस्पैरिटी. It is averse to equality, it is antagonistic to equality, it is repugnant to equality, it is contrary to equality, in short, it is anti-equality. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर लफ्ज इक्वालिटी और इनइक्वालिटी से जुड़े हुए चंद अल्फाज मैं आपके सामने रखूं तो पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन की तमहीद में प्रीएम्बल में इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यानी कि मसावात, बराबरी की और हुकूक की, मवाक़े की, और हिंदी में कहूं तो समानता, अधिकारों की और अपॉर्चुनिटीज. और दूसरा लफ्ज कॉन्स्टिट्यूशन से उठा लूं, जो 5 आर्टिकल किसी बच्ची ने यहां पे मेंशन किए थे 14 से लेकर 18 तक. आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ लॉ. आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. और इसके साथ में हमने 3 हर्फ जोड़ दिए थे, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस. सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी क्या चीज होती? एक बच्चे ने यहां आकर डॉक्टर अंबेडकर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्पीच से एक स्क्रिप्ट पढ़ा जिसमें अंबेडकर ये कहते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बगैर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहता. आप सबके पास बराबर राइट्स हैं, जस्टिस के बराबर राइट्स हैं, बहुत सारे कानून बने हैं, लेकिन अगर वो कानून समाज में कहीं नजर नहीं आते अप्लाई होते हुए तो उस कानून का क्या मतलब है? कंपटीशन फ्री है, फेयर भी होना चाहिए. 2 शख्स अदालत में जाते हैं इंसाफ के लिए, एक शख्स के पास बेतहाशा पैसा है, दूसरे शख्स के पास पैसा नहीं है. यहां पर उनका इंसाफ अदल पैसे का मोहताज हो गया, क्योंकि दौलतमंद शख्स बड़े से बड़ा वकील करके अपनी आर्ग्यूमेंट फोर्सफुली पेश कर सकता है, और एक गरीब इंसान को पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी पेट फुलाए हुए सरकारी मुलाजिम की तरह होता है, जो अपने केस को हरीश साल्वे, कपिल सिब्बल जैसे वकील की तरह नहीं लड़ सकता. इसलिए सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी इसके साथ जोड़ देना बहुत ज्यादा जरूरी है. सामाजिक समानता, माशरती बराबरी क्या होती है? आप अपने आप से सवाल कीजिए, आप दूसरे शख्स को अपने बराबरी का शख्स समझते हैं क्या? समाजी बराबरी का मतलब है, क्या आप लोग इस चीज पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि यहां पर बैठा हर शख्स, उसकी इज्जत नफ्स उतनी ही है जितनी इज्जत नफ्स मेरी है, या अपने आप को आप कुछ ज्यादा 30 मार खान समझते हैं? इसके बाद मैं चंद बातें यूं करना चाहूंगा कि हमारे माशरे में एक नई रीत कायम हुई है, जहां पर सच बोलना जरूरी नहीं है, बल्कि झूठ पर मबनी किसी की फीलिंग्स आहत ना हो जाएं, ये ज्यादा जरूरी है. लेकिन मेरी जिंदगी भर की तालीम और जो जुर्रत किरदार से और काबिलियत से पैदा की है, उसमें मैं इसी चीज का हामिल हूं कि मैं सच बोलूं, चाहे उससे किसी की फीलिंग्स हर्ट होती हैं तो हो जाएं, क्योंकि अगर सच बोलने से किसी की फीलिंग्स हर्ट होती हैं, इसका मतलब है उसकी फीलिंग्स झूठ पर मबनी. इसमें कोई शक नहीं कि बेहतरीन से बेहतरीन आईन हमारे मुल्क का है. इसमें कोई शक नहीं कि कानून साजी में किसी किस्म की कमी पेशी कभी रही ही नहीं. लेकिन कमी अगर हमारे यहां पर है तो वो है सामाजिक परिवर्तन की, माशरती तब्दीली की. और अगर मैं B.R. अंबेडकर की ही किताब एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश, जात का खात्मा, जिसका अनुवाद होगा, जिसकी ट्रांसलेशन होगी, उसमें वो ये कहते हैं, और आजादी से पहले कहते हैं और डंके की चोट पर तकरीर में कहते हैं, कि हिंदुस्तान में आजादी से ज्यादा जरूरी सामाजिक परिवर्तन है. सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्वराज फॉर इंडिया.
अच्छी अच्छी बातें करना, मीठी मीठी बातें करना तालियां हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है। कड़वी बात कीजिए चाहे आपको कोई ताली ना मिले, मगर सच हो। सच ये है कि इस मुल्क की एक भी सियासी जमात ऐसी नहीं है जो बी आर अंबेडकर को और उसकी लेगेसी को हथियाने की कोशिश नहीं करती, जो भगत सिंह और उसकी लेगेसी को हथियाने की कोशिश नहीं करती, जो गांधी और उसकी लेगेसी को हथियाने की कोशिश नहीं करती, जो सुभाष चंद्र बोस और उसकी लेगेसी को हथियाने की कोशिश नहीं करती। लेकिन मुनाफिकत का दर्जा यह है कि न अंबेडकर, न बोस, न भगत सिंह, न सूर्य सेन, न गांधी, इनकी विचारधारा से आपका कोई ताल्लुक नहीं, इनके थॉट से, इनके आइडियाज से, इनके आइडियोलॉजी से इन जमातों का कोई ताल्लुक नहीं। बल्कि हैरानी मुझे यह होती है उन जमातों का अंबेडकर की तस्वीर लेकर देख के कि जिनके खिलाफ अंबेडकर ने सारी जिंदगी जंग लड़ी। आप अंबेडकर का जब नाम सुनते हैं, तीन चीजें आपके माइंड में आती हैं, उसके बगैर कुछ भी नहीं। दलितों का नेता, आरक्षण देने वाला, रिजर्वेशन देने वाला और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला। पहले मैं आपकी तीनों गलतफहमियां दूर कर लूं, अंबेडकर ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। अंबेडकर उन 299 लोगों में से एक आदमी था जिन सब ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो यह कह देना बहुत डेंजरस है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर ने बनाया। कल को हिंदुस्तान की बाकी जातियां, बाकी वर्ग खड़े होकर यह कहेंगे तो संविधान अंबेडकर ने बनाया, हमने थोड़े बनाया। यह हमारा रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, यह रिप्रेजेंटेटिव सबका है। There were 299 members in the Constituent Assembly of India and Ambedkar was one of them. There were over 28 committees of Constituent Assembly and drafting committee was one of them. The question is, it was one of the important. Why it was important? कि पूरी असेंबली जिस चीज को बहस करती थी उसको ड्राफ्ट करने का काम इस कमेटी का था, और उस कमेटी में भी 7 मेंबर्स मौजूद थे। उसमें डीपी खेतान थे, उसमें सईद मोहम्मद सादुल्ला थे, उसमें अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर थे, उसमें बीएल मित्तर थे, उसमें केटी शाह थे, उसमें 7 और मेंबर्स मौजूद थे। पहली चीज इस बात को अपने जहन से बाहर निकाल दीजिए कि अंबेडकर का संविधान है। अंबेडकर का संविधान नहीं है, भारत का संविधान है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जिसकी सोर्स ऑफ अथॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम मुल्क हिंदुस्तान के लोगों ने पुख्ता आज़म मुसम्मम इरादा किया कि हम मुल्क हिंदुस्तान को एक खुद मुख्तार, मुक्तदिर, इश्तराकी, लादीनी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, उदारवादी गणराज्य बनाएंगे। ये एक अंबेडकर का संविधान नहीं है। दूसरी चीज, कल मैं ट्विटर देख रहा था, 14 अप्रैल को, परसों, माफी चाहता हूं, बड़ा दुख हुआ मुझे देखकर कि ऐसे भी लोग इस मुल्क में मौजूद थे जिन्होंने उस दिन ये ट्रेंड चलाया, मूर्ख दिवस, ब्लैक डे। और वो लोग उन्हीं जमातों के दूसरे पहलू हैं जो अंबेडकर जयंती के दिन अंबेडकर की तस्वीर पर फूल भी फेंकते हैं। अगर मैं अंबेडकर की 20 से ज्यादा किताबें, जिनका मुझे मालूम है कि अंबेडकर ने लिखी हैं, उसके अलावा कितनी लिखी हैं वो मुझे मालूम नहीं, अगर एक लाइन भी पढ़ दूं यहां पर तो चिंगारियां उठ जाएंगी। लेकिन अंबेडकर जिसने लिखा, उस इंसान की हिम्मत देखिए कि जिसने उनको लिखा, हमें बोलने में डर लगता है, कहीं यहां से ना पकड़ लिया जाए, वहां से ना पकड़ लिया जाए, किसी एक इंसान की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, दूसरे इंसान की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए। लेकिन अगर मैं एक लाइन भी पढ़ लूं, अगर आपको मिसाल देनी हो, मैं एक लाइन पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने किताब लिखी थी 1940 में, पार्टीशन, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके पेज नंबर 358 पर लिखा हुआ है, इफ हिंदू राज बिकम्स अ फैक्ट, फॉर हिम मुस्लिम लीग एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व आर 2 sides of the same coin. If Hindu Raj becomes a fact, it will no doubt be the greatest calamity for the country. No matter what the Hindus say, Hinduism is a menace to liberty, equality and fraternity. On that count, it is incompatible with democracy. It must be prevented at any cost. Page number 358. मैं परसों क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था, मैंने रेफरेंस दिया ओडिशा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर का। मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था और वो ये कह रहे थे कि जिस तरह से हमारे कानून बने हैं, इनकी एप्लीकेशन अमीर और गरीब पर बिल्कुल मुख्तलिफ है। और अगर मैं उनके स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाऊं, जस्टिस एस मुरलीधर के, तो वो भी नहीं पढ़ सकता। मैं सिर्फ 2 स्टेटमेंट आपके सामने रखना चाहूंगा। नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट और 3 यूनिवर्सिटीज, 3 इंस्टीट्यूट से मिलकर के 2 साल एक रिसर्च की, 2015 से 17,
सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज, इसके जो 2 लीड ऑथर्स हैं, एक सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स से और दूसरे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। पहले लीड ऑथर नितिन तगाड़े, मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ता हूं। He says in this report, which was published on the portal of Government of India, that caste still continues to determine the level of education, nature of profession, and resultant income and assets that the individual will own in this country. Ownership of assets, be in the form of land or buildings, was found to be higher among Hindu high castes than among other castes in India. और इस रिपोर्ट का नेशनल सैंपल सर्वे का रिपोर्ट है कि टॉप 1% के पास एसेट्स, मैं कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एसेट्स की बात कर रहा हूं, 25% एसेट ऑफ इंडिया एंड 5% ऑफ टॉप अपर कास्ट ओन 46% ऑफ द एसेट्स ऑफ इंडिया। पूरी दुनिया कोविड के टाइम में जिस सितम से गुजरी, उस सितम में हमारे मुल्क ने भी बहुत सितम देखे, लोग मरे भी, जो मजदूर माइग्रेंट वर्कर्स थे वो अपने घरों को भागे भी, रास्तों में भी मर गए। लेकिन उस वक्त में भी हमारे मुल्क में टॉप 100 बिजनेस हाउसेस, सिर्फ 100 लोगों की बात कर रहा हूं, 100 लोगों की 100 जातों की बात नहीं कर रहा हूं, टॉप 100 बिजनेस कॉर्पोरेट हाउसेस ऑफ इंडिया अर्न्ड 11.97 lakh crores. When our country's GDP was going down in the figure of minus, their personal GDP was rising 52% on the figure in Laffer's curve. Those who study economics here must be knowing what is Laffer's curve. दूसरा स्टेटमेंट इसी रिपोर्ट से, जिसके ऑथर हैं जेएनयू के प्रोफेसर एमेरिटस, सिर्फ प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर एमेरिटस। A very small number of Hindu scheduled tribes migrate to urban areas either for an education or job, both earned through some reservation. However, a majority of ST population lands up working in unorganized sectors and have poor income. That is precisely why Hindu scheduled tribes are a majority among slum dwellers in the cities. और अगर मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा आपके पास रखूं तो 75% आबादी जेलों में जिन लोगों की है, जो अंडर ट्रायल्स हैं, और 75% कॉन्विक्ट्स सिर्फ 3 तबकों से आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी और मुस्लिम्स। शेड्यूल्ड कास्टों की आबादी 7-8% के करीब है इस मुल्क में, लेकिन जेलों में 21% है और कॉन्विक्ट्स भी 21% है। ओबीसीज की आबादी के हिसाब से 34.3% वो अंडर ट्रायल्स हैं और 37.1% कॉन्विक्ट्स हैं, और मुसलमान 19.5% अंडर ट्रायल्स हैं और 17.4% कॉन्विक्ट्स हैं। किसी बच्ची ने जस्टिस सच्चर कमेटी का हवाला दिया था। जस्टिस सच्चर कमेटी के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी कमेटीज है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन भी है, जो ये कहते हैं कि मुसलमानों का आलम दलितों से पिछड़ा हुआ है। लेकिन क्योंकि हमारे यहां धर्म की बुनियाद पर आरक्षण नहीं मिल सकता, लेकिन आरक्षण नहीं मिल सकता, जो 1% आबादी 52% दौलत की मालिक है, उनको 10% रिजर्वेशन जरूर मिल सकता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। रिजर्वेशन का मकसद लोगों को पैसा देना नहीं, उनको जॉब्स देना नहीं है। रिजर्वेशन वॉज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक बराबरी। मैंने शुरू में अंबेडकर के अल्फाज लिए थे कि सामाजिक परिवर्तन अंबेडकर के लिए आजादी से ज्यादा जरूरी था। क्या सामाजिक परिवर्तन हो पाया? अंबेडकर तो कहते हैं ये सामाजिक परिवर्तन तब तक नहीं हो सकता जब तक ना जाति का विनाश हो, जब तक ना जात का खात्मा हो, जब तक ना एनाइहिलेशन ऑफ कास्ट हो। ये सबसे मशहूर किताब है उनकी, जो हिंदुस्तान के हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मौजूद है। मैं भी जब आपकी तरह कॉलेज स्टूडेंट था तो मैंने भी कॉलेज की लाइब्रेरी से ही निकाल कर पढ़ी थी। हमारे दस्तूर, हमारे आईन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट यह था कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी इस्टेब्लिश होनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ होनी चाहिए और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होनी चाहिए। क्या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिल रही है? Because there is an ascribed sense of superiority in some people and ascribed sense of inferiority in some.
अगर ऐसा होता, हमारे यहाँ कानून बहुत हैं, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्यों खामोश हैं उन एट्रोसिटीज पर जो रोजाना दलितों के खिलाफ होती हैं? वैसे बाय द वे, आप लोगों में से किसी को यह चीज मालूम है दलित लफ्ज का मतलब क्या है? क्या है? ब्रोकन। ये मराठी लफ्ज है, मराठी जबान का लफ्ज है, इसका मतलब है ब्रोकन डाउन, तोड़ा गया। मैं इस चीज पर भी हैरान होता हूं, रोज मैं लफ्ज सुनता हूं बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े। वो अपनी मर्जी से पिछड़े हैं, हमारी तो जबान भी अभी तक दुरुस्त नहीं हुई, उनको पिछड़ा रखा गया है। अंबेडकर की प्रतिमाएं बनती हैं, स्कल्पटर्स बनते हैं, होर्डिंग्स लगती हैं, फोटो छपती, उसकी किताब नहीं छपती, उसको कॉलेज के सिलेबस में नहीं लाया जाता, उसको स्कूल के सिलेबस में नहीं लाया जाता। अंबेडकर के आइडियाज मेन स्ट्रीम आइडियाज नहीं है, कोई आईटी सेल अंबेडकर के आइडियाज को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठा हुआ। अंबेडकर की लेगेसी को हथियाया जा रहा है, अंबेडकर की आइडेंटिटी को हथियाया जा रहा है, अंबेडकर के आइडियाज नहीं फैलाए जा रहे, अंबेडकर की किताबें नहीं फैलाई जा रही। हमारे यहां आम लोगों में अंबेडकर के आइडियाज क्या आते, एकेडमिया में अंबेडकर के आइडियाज एग्जिस्ट नहीं करते। अंबेडकर की, भगत सिंह की पेंटिंग्स गवर्नमेंट कमीशन करती है, 70 साल से कमीशन, एक एक आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, 10-10, 20-20 लाख रुपए दिए जाते हैं, बनाइए पेंटिंग अंबेडकर की, बनाइए पेंटिंग भगत सिंह की, बनाइए पेंटिंग गांधी की। इतना पैसा खर्च किया जाना चाहिए था उनकी किताबें छापने पर, उनके आइडियाज को सिलेबस में लाने पर। आप लोगों ने बचपन से लेकर आज तक स्कूल से ग्रेजुएशन में किस क्लास में अंबेडकर को पढ़ा, किस क्लास में भगत सिंह को पढ़ा? इसलिए मैंने अपनी तरफ से आज के विनर्स के लिए भगत सिंह की लिखी हुई किताब भी रखी है, और अपनी तरफ इस इवेंट का, इन इवेंट्स का मकसद फॉर्मेलिटी पूरा करना नहीं है। प्रिंसिपल साहब ने हमें इसलिए नहीं कहा कि आप जाकर फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, इसका मकसद यह है कि जो इवेंट हमने कराया उसके बारे में आपको पता चले, उसकी एजुकेशन आपको मिले, उसका इल्म आपको हासिल हो। और साथ में मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को मुबारकबाद भी देना चाहूंगा, लेकिन साथ में यह भी कहना चाहूंगा, ये मंच चिल्लाने का नहीं है, ये मंच बड़ी प्रोफेशनल स्पीच करने का है। आपकी स्पीच फैक्ट्स और रेफरेंसेस से लेडन होनी चाहिए, नॉलेज की बुनियाद पर होनी चाहिए, ट्रू इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर होनी चाहिए। अंबेडकर को सिर्फ दलितों का रहनुमा मत समझिए, ना उसको आरक्षण देने वाला समझिए, ना ये समझिए कि वही एक था जिसने संविधान बनाया। अंबेडकर वॉज अ सोशल साइंटिस्ट, अंबेडकर वॉज अ जूरिस्ट, उसके 5 अखबार थे, ही वॉज अ ग्रेट जर्नलिस्ट। Study Ambedkar as a politician. He was a politician, he was a statesman, he was a lawmaker. There are different aspects to Ambedkar's personality. जब वो मर गए थे ना, 50,000 किताबें उनकी जाती थी, उनके हुजरे में मौजूद 50,000 बुक्स। नॉट अ जोक। हमारी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें मुश्किल से होंगी, और वो अपनी किताब किसी को भी नहीं देते थे, कहते थे जिसको भी पढ़नी है मेरे घर में आकर पढ़ो। पार्लियामेंट से भी जब निकलते थे तो शाम को जामा मस्जिद की रोड पर चक्कर लगाते थे, लोगों का हुजूम आसपास पे होता था, लेकिन उनका ध्यान लोगों की तरफ नहीं होता था, ध्यान होता था किताबें खरीदने पर। और उनकी जीवन संजीवनी ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले लिखते हैं कि रोजाना शाम को 10-20 किताबें नहीं लेकर तो वो घर आते ही थे। इस चीज के बावजूद कि वो लॉ मिनिस्टर थे इंडिया के, यानी कि बगैर पढ़ने के कोई काम नहीं होता। अंबेडकर रास्ते से उठकर, गली नजासत से उठ करके ऐवाने पार्लिमान में पहुंचा तो पढ़ाई की वजह से, इल्म की वजह से, नॉलेज की वजह से। तो जो भी बच्चा यहां पर इस नियत से आएगा कि उसको इल्म हासिल हो, वो अंबेडकर की तरह आसमान छुएगा, चाहे जातियां कितनी रुकावट उसके रास्ते में ले। लेकिन अगर आप भी यहां पर फॉर्मेलिटी पूरी करने आएंगे तो आप भी उसी हुजूम का हिस्सा होंगे जो कभी कोई फर्क पैदा ही नहीं कर पाया। इसके साथ साथ मैं दोबारा से शुक्रगुजारी का एहसास आप सबके तईं ऐवान सदारत में मौजूद economic equality, does it really exist, or how far is it from being achieved? I'm actually going to speak in favor of the motion. You know, literally when we talk about B.R. Ambedkar, what comes into our mind is that he was the chief architect of the constitution or Dalit icon. But it's actually injustice with him because he was the national leader, and above all, he battled to change the whole Indian politics. I would actually love to start with his final speech in Constituent Assembly on 25th November 1946. Political democracy cannot last unless on its basis lies social and economic democracy.
which recognizes liberty, fraternity and equality. This trinity is not to be separated. If you are doing so, you are defeating the very purpose of democracy. Coming to his dream of political, social and economic equality, I am not actually going to explain that. That's already been discussed and everybody knew that. I would just say that his ultimate aim and objective was to remove the extreme inequalities from the society, and based on that, Constitution guarantees us the right to equality from Article 14 to Article 18. That means, constitutionally, we do possess a strong socialist state, a strong secular state with all kind of equalities around. But coming to the ground level, his visions still look like a distant dream. Recently, we celebrated Ambedkar Jayanti. Many political parties and leaders came over, demonstrated their closeness. No one ever gets tired of his name and paying lip service tribute to his ideas, but nobody really has a roadmap to follow his path. Making one wonder if offering flowers and paying such lip service tributes will ever convert into action. In the name of Baba Saheb, we have established humongous institutions, museums, auditoriums, roads and buildings. We think we had paid him back what he has done for us. It's completely the wrong idea, because what he actually educated for is still an awaiting development. Why do we still feel suffocated while visiting an auditorium, seeing his statue there? Why do patients still lie unattended in the hospitals named after him? How many more examples do I need to give you? Still, the worst form of untouchability does exist in our society when it comes to water. There are different sources of water for the Dalit and different sources of water for the other sections of the society. In spite of the number of the enactments. वाइस प्रिंसिपल सर, मेरे प्रिय स्रोत, गुरुजन एवं मेरे प्यारे सहपाठियों तथा भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं आज आपके समक्ष एक खास विषय पर बताने जा रहा हूं। आज का विषय है बराबरी के हक के संवैधानिक मैंडेट के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बराबरी का बाबा साहब अंबेडकर का सपना पूरा होना बहुत दूर है। महोदय, मैं इस बात से कतई भी सहमत नहीं हूं कि जब से बाबा साहब अंबेडकर का कानून यहां इस देश में लागू हुआ, तब से लेके हमारा समाज ना बदला हो। यह कहना मेरे लिए अनुचित है महोदय। जिस जाति के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म हुआ, वो शिक्षा लेने के लिए जब किसी शिक्षा स्थल पर जाते, उनके साथ सिर्फ भेदभाव ही नहीं किया जाता था, बल्कि शिक्षा कक्षा के बाहर उनके लिए दरवाजे बंद हो जाते थे और उन्हें असमानता का शिकार होना पड़ता था। मंदिरों में दरवाजे बंद हो जाते थे, मस्जिदों में इबादत करने से रोका जाता था, लेकिन उनके अंदर जो समाज सुधारक की जो भावना थी वो अद्भुत थी। और ये देखिए, संविधान के बलस्वरूप आज हमारा पूरा समाज चल रहा है। बहुत से लोगों ने ये कहा कि हमारे समाज में बदलाव नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं महोदय, मैं इन विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी विद्यालय के अंदर किसी अध्यापक द्वारा यह कहा गया हो, बेटा तू इस जाति का है तो यहां नहीं आ सकता, यहां तो सिर्फ अमीर ही पड़ेगा? क्या किसी पंडित या मौलवी ने यह कहा कि तू यहां इबादत नहीं कर सकता? कहना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा समाज कई हद तक सुधर चुका है और बहुत कम समय ऐसा होगा जब हमारा समाज पूरा 100% बदल जाएगा और सुनहरे अक्षरों में गिना जाएगा। महोदय, अगर बात की जाए समाज के अंदर, बहुत से लोगों ने यह कहा कि छोटी जातियों के साथ अत्याचार। भाई क्यों? समाज के अंदर कानून पास किया गया SC ST एट्रोसिटीज एक्ट, जिसके तहत यह पूरे तरीके से स्पष्ट किया गया है, कोई भी इंसान किसी के साथ भेदभाव करता है, उसके साथ कानूनी रूप से सजा होगी। इसके अलावा हमारे सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीमों का लॉन्च किया गया। हम देखते हैं नीति आयोग द्वारा गरीब तबके के लिए आज ग्रामीण विकास योजनाओं में बहुत सारा लाभ होता है, फ्री राशन, ताकि उनको आर्थिक रूप से मदद की जाए। इस वक्त आवास योजना, लोगों को घर दिए जा रहे हैं, 100% रिजर्वेशन दी जा रही है ताकि वो एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में अपना कार्य कर सके।
अपनी शिक्षा को हासिल कर सके, फिर यह कहना कि हमारा समाज नहीं बदला, यह कहना काफी अनुचित है। मैं इसके अलावा यह कहना चाहता हूं कि बहुत सारे देश के अंदर हमने ये देखा है कि नौकरियां लो, पढ़ो, लेकिन हमारे इस देश की खूबसूरती देखिए कि बड़ी जाति के लोगों के साथ सम्मान तो किया जाता है, लेकिन छोटी जाति के उससे डबल समानता दी जाती है। आप आरक्षण देखिए, इस वक्त हर क्षेत्र में आरक्षण दिया जा रहा है। इससे बड़ी बात हमारे समाज के अंदर हो क्या सकती है? संविधान के अंदर यह पूरे तरीके से स्पष्ट किया गया है, कोई भी इंसान अगर किसी छोटी जाति के वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार करता है और उसको अगर कोई भी काम करा रहा है और सैलरी उसे नहीं दी जा रही है, उसका हक है कि वो बराबर मिनिमम वेजेस एक्ट मिले, उसका हक है कि वो सैलरी ले। इसके अलावा सामाजिक रूप के बाद अगर बात की जाए राजनीतिक रूप से, महोदय मुझे बहुत खुशी होती है कि इस देश के स्वयं प्रधानमंत्री जो ओबीसी से हैं, लेकिन आज राजगद्दी पर विराजमान हैं। इससे बड़ा उदाहरण इस वक्त क्या हो सकता है? महोदय, मैं ये बताना चाहता हूं इस बैठे सदन में कि हाल ही में हमारे डीडीसी चुनाव किए गए, बीडीसी चुनाव किए गए और हमारे वाइस डीडीसी चेयरमैन श्रीमती सिंगीता रानी जी, वो भी शेड्यूल कास्ट है, लेकिन इस वक्त आपके सामने राजगद्दी पर विराजमान है। तो हम ये कैसे कहें कि हमारा समाज नहीं बदला? आज 1/3, 1/3 से ज्यादा लोगों को आरक्षण दिया जा रहा है, खासकर कि वुमेन्स की बात करूं। समय की किल्लत है, लेकिन अंत में यह कहना चाहता हूं, जो पक्ष में है और जो विपक्ष में है, अगर एक साथ जुट हो जाएं तो बहुत जल्द हम सुनहरा देश देखेंगे और ये बातें नहीं देखने को मिलेगी जो आज समाज के अंदर हो रही है। जय धन्यवाद। Honorable teachers and judges, dear listeners, my dear loving brothers and sisters, a very warm welcome to all of you from the core of my heart. Dear listeners, as far as today's topic under discussion is concerned, the whole discussion revolves around the theme of dream project of B.R. Ambedkar of social, political and economic equality in India. But before that, I am the disciple of Bhimrao Ambedkar, and I'll speak in favor of his emotions. But before that, Baba Sahib Ambedkar, the dynamic leader of downtrodden peoples, and his limited introduction, chief architect of Indian Constitution. Let me know him as an economist, as a sociologist, as a jurist, as an anthropologist, and as the first law minister of India. As I have already told you, we are here to have a recap on the forgotten dreams of B.R. Ambedkar of social, political and economic equality. And from the social vision, his social vision and change and reclamation of human personality was universal. He had before him not only the unprivileged people of the society, but the entire society. He always believed in the principle of equality. B.R. Ambedkar was believing and was dreaming to convert India into a society based on the values of equality, value of liberty, and value of fraternity. During his lifetime, he used various methods to achieve this very dream. And from the economic aspect, he believed in advancing the interest of depressed classes by focusing on the economy of the country. And
After all, politically, he dreamed to not have any kind of discrimination on the basis of color, on the basis of caste, on the basis of religion, but wanted to have an equal participation of all the sects of society in the political process. Now the question is there any existence of B.R. Ambedkar's dream in present society? No, there is not. Reason? The reason is caste system still exists in India. Contemporary changes have reshaped caste. The policy of reservation has kept it alive and vibrant and economically. So we can totally denote this, we can totally state this, that socially the aim of Dr. B.R. Ambedkar is not getting achieved. And from the economic aspect, I have totally told you that he was a real economist. And economically, according to the Human Development Report of 2019, India is from last 2 decades, India is second highest unequal economic country in the world. So where is the existence of B.R. Ambedkar's dream from economic aspect? And politically, his dream is getting achieved to some extent, and some extent is not the completion of dream. Completion of dream is considered only when there is the completion of actual completion of dream. To some extent is not actual completion. So, my dear brothers and sisters, actually, my dear listeners, the theme of this speech is, we are not successful in achieving, in completing the dream project of B.R. Ambedkar. Thank you very much.